हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लोधी वंश का वीडियो। इससे पहले मैंने सैयद वंश का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़ चल रही है, प्राचीन कालीन इतिहास की सीरीज़ कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है प्राचीन कालीन इतिहास में। आज हम बात करेंगे लोधी वंश की। तो लोधी वंश में हमें 3 राज्यों को पढ़ना है, यानी 3 जो राजा हैं, 3 शासकों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो शासक हैं वो हैं बहलोल लोधी, ठीक है। और बहलोल लोधी का जो शासनकाल रहता है 1451 से लेकर 1489 तक रहता है, यानी लगभग 38 वर्ष का शासन इनका रहता है। और आपको ये बता दें हम कि सल्तनत काल में, जो दिल्ली का सल्तनत काल है, उसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बहलोल लोधी ने ही शासन किया, यानी सबसे अधिक वर्षों की अगर बात की जाए तो बहलोल लोधी का ही शासन रहता है। और दूसरे शासक को पढ़ना है, लोधी वंश के दूसरे जो शासक हैं सिकंदर लोधी के बारे में हमें पढ़ना है। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 1489 से लेकर के 1517 तक रहेगा। और उसके पश्चात में आएंगे लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, है ना। और उसके पश्चात में मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। जब बाबर का आक्रमण होता है तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम देखेंगे लोधी वंश के बारे में। तो इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1517 से लेकर के 1526 तक रहता है ना। और इसके पश्चात में स्टार्ट हो जाता है हमारा मुगल वंश, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 इन शासकों के बारे में पढ़ना है, 3 शासकों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहलोल लोधी के बारे में, ठीक है। तो बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1451 से लेकर के 1489 तक रहता है। इनके पिता का नाम दोस्तों क्या है, तो इनके पिता यानी इनके दादाजी का नाम, पितामह का इनके नाम है मलिक बहराम। क्या नाम है, बहराम। इनके पिता का नाम है मलिक काला। और जो मेन अहम भूमिका रहती है, इनके चाचा होते हैं सुल्तान शाह, जिनको इलम खां भी बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, यही इनका पालन पोषण करते हैं। यानी लोधी वंश, जो बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। ये चीज़ याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है, आपको ये चीज़ बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी, याद कर लेनी है। लेकिन क्या होता है, जब बहलोल लोधी गर्भ में होता है, यानी जब पेट में ही होता है, उसी समय इसके जो पिता होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो देख रेख करते हैं वो इनके चाचा जान करते हैं, जिनका नाम होता है इलम खां, ठीक है। तो अब जन्म हो गया है किसका, बहलोल लोधी का। और इनके पिताजी का इंतकाल हो गया है। और इनकी देख रेख और इनका पालन पोषण किसने किया है, ये कर रहे हैं इलम खां, जो कि इनके चाचा जी हैं, है ना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब बहलोल लोधी बड़ा हो जाता है तो ये बहलोल लोधी क्या करता है, षड्यंत्र के सहारे। अब षड्यंत्र क्या होता है, आपको इससे पहले मैंने बताया था कि जो सैयद वंश का अंतिम शासक होता है कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है अलाउद्दीन आलम शाह, है ना। तो अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट में कहाँ चला जाता है दोस्तों, बदायूं चला जाता है। और बदायूं में ही षड्यंत्र के माध्यम से बहलोल लोधी उसकी हत्या करवा देता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया है, बहलोल लोधी, ठीक है। कितने वर्ष तक बैठा रहेगा, 38 वर्षों तक ये बैठा रहेगा। इसने क्या किया, गाजी की उपाधि, यानी बहादुर शाह गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी, गाजी की उपाधि, ठीक है। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की। और ये तारीख़ दाऊदी के एक लेखक है जिनका नाम अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला ने ये चीज़ बताई है क्या, कि ये जब सरदारों से मिलता था या ये अपना जब दरबार लगाता था तो ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, यानी ये कालीन पर बैठता था, नीचे बैठता था। यानी इसमें अहंकार जैसी कोई बात नहीं थी, ये सामान्य जनता की तरीके से रहता था। और ये क्या करता था, कालीन पर बैठता था और लोगों के समस्याओं को सुनता था। लेकिन क्या हुआ, क्या दिल्ली पर इसका शासन ऐसे ही स्थापित हो गया, यानी किसी प्रकार का कोई इस लड़ाई झगड़ा या इस प्रकार कोई नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ था। किसके साथ में हुआ था, तो ये थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं कि जो सैयद वंश के अंतिम शासक होते हैं उनका क्या नाम होता है, अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है बीबी राजी। क्या नाम होता है दोस्तों, बीबी राजी, है ना। तो बीबी राजी पुत्री होती है किसकी, अलाउद्दीन आलम शाह की। और इसका विवाह हो जाता है एक सरकी शासक होते हैं जिनका नाम होता है सुल्तान महमूद शाह,
सुल्तान महमूद शाह जो कि जौनपुर के उस समय शासक होते हैं। इनके साथ में सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री का विवाह हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात में दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार हो जाता है बहलोल लोदी का। तो इस चीज़ से परेशान हो जाती कौन, बीबी राजी, और ये अपने पति अपने शौहर किसको, सुल्तान महमूद शाह जो कि सरकी शासक हैं, इनको उत्साहित करती है, इनको प्रोत्साहित करती है और इनको उकसाने की कहती है कि आप आक्रमण कीजिए किस पर, बहलोल लोदी पर आप आक्रमण कीजिए, क्योंकि हमें किसी ही भी हालत में अपने पिता की राजगद्दी प्राप्त करनी है दिल्ली की। और अब क्या करना था, अब ये क्या करता है, सरकी शासक जो सुल्तान महमूद शाह होता है ये आक्रमण कर देता है दिल्ली पर, है ना। अब इसका परिणाम ये होता है कि ये पहले तो बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ता है और बहलोल लोदी की जो सेना है वो त्रस्त हो जाती है, हारने वाली ही होती है बहलोल लोदी की सेना। लेकिन होता यूँ है कि बहलोल लोदी, देखिए ये चीज़ समझ लीजिए, जो बहलोल लोदी है, ये लोदी वंश है, ये अफ़गान वंश है, यानी अफ़गानी, ये प्रथम अफ़गानी है जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्जा जमाया। कौन थे ये, अफ़गानी थे। और इन्हीं के सरकी सुल्तान महमूद शाह के जो सेनापति होता है जिसका नाम होता है दरिया खां, ये क्या होता है, ये अफ़गान सेनापति होता है, तो ये अफ़गान का होता है। और यहाँ पर देखेंगे बहलोल लोदी भी अफ़गान का होता है। अतः क्या होता है, ये इसे वादा करता है कि ये अपनी सेना में एक उच्च पद प्रदान करेगा और इसके बदले में ये अधिक से अधिक धन देगा किसको, दरिया खां को। तो ये कूटनीति की चाल चलता है और इसके तहत क्या करता है, ये मना लेता है दरिया खां को। और इतने में क्या हो जाता है, दरिया खां जो अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था वह पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरकी सुल्तान है महमूद शाह, इसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और ये जो सरकी सुल्तान है इसकी पराजय होती है और बहलोल लोदी विजयी होता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, जौनपुर की जो भी सत्ता होती है जौनपुर की, उसको शामिल कर लिया जाता है दिल्ली सल्तनत में। और यहाँ पर उत्तराधिकार के रूप में यहाँ पर जो है मुख्य रूप से क्या किया जाता है, दरिया खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। और तो ये कार्य था किसका, बहलोल लोदी का। तो जब ये पहली बार क्या करता है, ये युद्ध विजित करता है, जबकि ये नहीं चाहता है युद्ध करना, फिर भी ये जब विजय प्राप्त करता है अब इसके मन में जिज्ञासा हो उठती है कि ये तो युद्ध को जीतना था लोगों पर, यानी अपने क्षेत्र को बढ़ाना बहुत अच्छा है, इसीलिए क्या करता है, ये फिर बारी बारी से आक्रमण भी करने लगता है, अपने आसपास के जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाने लगता है। तो दूसरा काम करता है क्या, ये दूसरा काम करता है ग्वालियर अभियान करता है, यानी ग्वालियर पर आक्रमण करता है। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक ये हमने बता दिया जो शासन होता है वो इसी का होता है, किसका, बहलोल लोदी का। और ये जब ग्वालियर अभियान करता है तो यहाँ के राजा होते हैं उस समय मान सिंह, कौन होते हैं, मान सिंह। तो इसको भी ये क्या करते हैं, इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और 80 लाख टंके देने का वादा करते हैं, यानी 80 लाख टंके फिरौती के रूप में देते हैं, किसको, बहलोल लोदी को। और इसकी मृत्यु 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से बहलोल लोदी 38 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा धारण करता है, अपना कब्जा कायम करता है और उस पर अधिकार कर लेता है। इसके अतिरिक्त इसके शासन में सबसे अधिक यह अपने शासन में हिंदू सरदारों को शामिल करता है और रायकर्ण और राय दादू जैसे महान सेनापति भी इसके सेना में होते हैं। तो बहलोल लोदी का अंत होता है और इसके पश्चात में इसका जो पुत्र होता है सिकंदर लोदी, है ना, सिकंदर लोदी। तो अब हम पढ़ेंगे सिकंदर लोदी के बारे में। तो 489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासनकाल रहता है सिकंदर लोदी का। तो सिकंदर लोदी क्या होता है, ये पुत्र होता है किसका, बहलोल लोदी का। और ये उपाधि धारण करता है जिसका नाम होता है सुल्तान सिकंदर शाह की, ये उपाधि धारण करता है, लेकिन इसका नाम जो होता है वो होता है निजाम खां। तो इसे क्या करना है आपको, इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये सिकंदर लोदी है उसका वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम है निजाम खान, ठीक है।
लोधी वंश का जो सर्वश्रेष्ठ सुल्तान की उपाधि धारण करता है, यानी सर्वश्रेष्ठ जो सुल्तान होता है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, एक बादशाह होता है जिसका नाम होता है सिकंदर लोधी। ये सर्वाधिक, यानी अगर लोधी वंश में देखा जाए तो सर्वाधिक जो श्रेष्ठ सुल्तान के रूप में आता है वो आता है सिकंदर लोधी। ठीक है, इसकी जो माँ होती हैं वो एक हिंदू होती हैं, जयबंद की एक सुनार की पुत्री होती हैं। ठीक है, बहलोल लोधी के 9 पुत्र होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो सिकंदर लोधी ही होता है, और यही क्या करता है, अंततोगत्वा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, निजाम खां। क्या नाम होता है, निजाम खां या निजाम खान। ठीक है, अब हम देख लेंगे सिकंदर लोधी के सैन्य अभियान। तो सिकंदर लोधी ने सबसे पहले क्या किया, जौनपुर में क्या होता है, इसके बड़े भाई होते हैं जिसका नाम होता है बारबक शाह। ठीक है, इस पर आक्रमण करता है। इस पर आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि ये जो बारबक शाह होता है, जौनपुर में अत्यधिक विद्रोह हो रहे थे, और वो विद्रोह करवा रहा था कौन, हुसैन शाह, एक सरकी शासक था जो कि बिहार का शासक था। ये अधिकतर क्या कर रहा था, जौनपुर में विद्रोह मचवा रहा था, विद्रोह करवा रहा था, जिससे कि दिल्ली की सेना वहाँ पर भाग कर आए और ये क्या करे, ये दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर ले। तो इसीलिए, और इन सभी विद्रोहों को दबाने में ये जो बारबक शाह था ये नाकाम रहा। इसीलिए सिकंदर लोधी ने क्या किया, सबसे पहले जौनपुर पर वो आक्रमण करता है। आक्रमण करने के पश्चात में ये बारबक शाह को हटा देता है। यहाँ से हटाने के पश्चात में हुसैन शाह को ये पकड़ लेता है, कहाँ पर, बनारस में जा कर के। बनारस में इसका युद्ध होता है हुसैन शाह का से, और क्या होता है, ये हुसैन शाह जो सरकी होते हैं ये हार जाते हैं, और हारने के पश्चात में इनका जो क्षेत्र होता है बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। तो हुसैन शाह सरकी हैं, ये भी एक प्रकार से आउट हो जाते हैं, इनका काम खत्म हो जाता है, और इनके संपूर्ण जो राज्य, जो बिहार का क्षेत्र होता है उसको शामिल कर लिया जाता है किसमें, दिल्ली सल्तनत में। सिकंदर लोधी ने फिर इसके पश्चात में क्या किया, राजपूत राज्यों को जैसे धौलपुर, मंगरेल, नरवर, नागौर, इन क्षेत्रों को क्या, छोटे छोटे क्षेत्रों को यह जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और इसके अतिरिक्त ये क्या करता है, ग्वालियर के राजा उस समय थे मानसिंह, इनको भी यह पराजित करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज़ में वो असफल रहता है, पराजित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र उसका छूट जाता है, कौन सा, जो ग्वालियर का किला है। ठीक है, राजा मानसिंह का होता है यहाँ पर अधिकार, और ये क्या करता है, इसे नहीं हरा पाता है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं ये क्या करता है, सिकंदर लोधी उसे अपने में मिला लेता है, दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और इसका अच्छा काम क्या होता है, आप देखेंगे सैन्य अभियान के अलावा इसका जो निर्माण काल है, ये क्या करता है, राजस्थान पर अपने आधिपत्य को, क्योंकि राजस्थान जो होता है वो क्या होता है, वो उस समय का एक जो व्यापारिक क्षेत्र होता है, वहाँ से जो वस्तुओं का आदान प्रदान अधिकतर होता है, और जो पश्चिमी साइड से जो कि व्यापार होता है, जो व्यापारिक मार्ग होते हैं, उसका जो अधिकतर क्षेत्र होता है वो राजस्थान होता है। इसीलिए राजस्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, बादलगढ़ का किला बनवाता है। कहाँ पर, आगरा में। आगरा में क्या बना हुआ दोस्तों, बादलगढ़ का किला। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो क्या करता है, आगरा नगर की स्थापना भी करवाता है, और अपनी राजधानी भी बना लेता है आगरा को। यानी क्या करता है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी क्या करता है, आगरा नगर की स्थापना करवाता है। ठीक है, और 1506 ईस्वी में क्या करता है, आगरा को अपनी राजधानी भी बना लेता है। इसलिए बनाता है क्योंकि वहाँ से जो राजस्थान का क्षेत्र है, व्यापारिक आवागमन का जो क्षेत्र है वो आसान हो सके। तो यहाँ पर देखेंगे आगरा नगर की स्थापना हो गई, और आगे चलकर आगरा में ही शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया जाएगा, तथा मुग़लों के द्वारा अपनी राजधानी भी आगरा स्थापित की जाएगी। तो सबसे पहले आगरा में स्थापना जो लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने इसका निर्माण करवाया, और उसने ही क्या किया, यहाँ पर 1506 ईस्वी में क्या किया है, अपनी राजधानी भी बनाई है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे प्रशासनिक काम इसने क्या किया। तो सिकंदर लोधी ने प्रशासनिक काम में सबसे पहले इसने क्या किया कि उस समय जो इससे प्राचीन कालीन जो राजा थे उनका जो धन था, सोना था, या जो भी छोटे छोटे सूबेदार थे उनके जो किले थे या जो भी क्षेत्र था, वहाँ पर उनको अत्यधिक उन्होंने ज़मीन में सोना गाड़ रखा था, या भी जो धन संपदा जो गाड़ रखी थी
उस गड़े हुए, यदि कोई भी व्यक्ति उस गड़े हुए खजाने को प्राप्त करता है तो ये उसने ऐलान कर दिया कि इस खजाने पर राजा का कोई भी अधिकार नहीं होगा। यानी इससे पहले क्या होता था, जितने भी अगर कोई भी खजाना प्राप्त होता था, आज भी अगर कहीं पर किसी को कोई भी खजाना प्राप्त होता है या कोई भी जैसे किसी भी स्थान पर कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, अधिकतर जो मूल्यवान चीज़ें हैं उस पर अधिकार सरकार का होता है। लेकिन इसने ये ऐलान कर दिया कि जो भूमि में गड़ा हुआ खजाना किसी को प्राप्त होगा तो वो कर, उस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं देना है, वो राज्य के अधीन नहीं होगा। दूसरा काम इसने ये किया कि जो खाद्यान्न यानी जो अनाज होता था, अनाज पर कर समाप्त कर दिया। अनाज पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा, ये इसने बड़ा ऐलान कर दिया। और इसने एक माप भी चलवाई, कौन सी, गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी इसने माप चलवाई, जिसके आधार पर वो क्या करता था, जो भूमि मापन की व्यवस्था भी चालू की। तो ये काम रहे किसके, ये सिकंदर लोदी के काम रहे, इसने ये काम किया। इसके साथ साथ और कौन कौन से काम किया इसने, तो इम्पोर्टेंट काम करवाएं, देखें कौन कौन से। तो सिकंदर लोदी ने सबसे पहले क्या किया, जो मुहर्रम में ताजिया है ना, जो मुहर्रम में ताजिया रखी जाती हैं तथा जो बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, इन जुलूसों को निकालना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमने बताया कि ये जो सिकंदर लोदी था, ये एक अच्छा लेखक भी था, एक दार्शनिक भी था और एक विद्वान था, जिसकी वजह से इसने क्या सोचा कि जो ताजिया रखी जाती है उसमें जुलूस जो निकाले जाते हैं उसमें उसकी वजह से अत्यधिक धन अपव्यय होता है। और धन के लिए उसने क्या किया था, जो विभिन्न प्रकार के कर थे, करों को समाप्त कर दिया था। इसीलिए इसने एक पैगाम और जारी किया, इसमें बताया कि जो ताजिया रखना था, जुलूस निकलवाना इसने बंद करवा दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या किया, जो मुस्लिम पीर हो गए तथा संत की मज़ारों पर जाने से सभी लोगों को रोक दिया। यानी कोई भी महिलाएं या कोई भी व्यक्ति इन मज़ारों पर नहीं जाएगा, क्योंकि उन अगर मज़ारों पर जाएगा तो अत्यधिक वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाएगा, जिससे कि अव्यवस्था फैलती थी और मूल्य का अपव्यय होता था, लोगों को समस्याएं देखने को मिलती थी। इसीलिए क्या किया इसने, एक और फरमान जारी किया, इसमें बताया कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम पीर या संतों की मज़ार पर नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त उसने क्या किया, जो मस्जिद हुआ करती थी उस समय, मस्जिदों को सरकारी संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया और इनको मतलब मस्जिद के साथ साथ में वहाँ पर शिक्षा का केंद्र भी स्थापित कर दिया और वहाँ पर मदरसे और मकतब और मदरसे स्थापित कर दिए, जहाँ पर इस्लामी शिक्षा दी जाती थी। सिकंदर ने एक बार फिर से क्या किया, जजिया कर को लगा दिया, है ना, जजिया कर शामिल कर दिया, यानी जजिया कर को लगा दिया, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। और इसमें 5 लोगों को छूट भी दी गई थी, जिसमें ब्राह्मणों को और अपंग लोगों को, महिला को, है ना, इन 5 लोगों को छूट दी गई थी। उसने एक क्या किया, एक ब्राह्मण को इसीलिए केवल फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान नहीं है। यानी कहने का से उसने जो फरमान जारी किया था, जिसके अनुसार वो सर्वधर्म समभाव को लेकर चलता था, सभी धर्मों को समान मानता देता था, वो मुस्लिम और हिंदू धर्म में समानता प्रकट करता था कि जो मुस्लिम धर्म है या हिंदू धर्म है सभी समान है। लेकिन उसमें से कुछ ब्राह्मण जो थे वो कट्टरवादी थे, उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम धर्म है वो ये इक्वलेंट मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ, उसने उस जो ब्राह्मण को फांसी पर लटका दिया। ठीक है, सिकंदर एक विद्वान था, वह गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखा करता था। उसने आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद भी किया, जिसका नाम फरहंगी सिकंदरी था। ठीक है, तो आयुर्वेदिक ग्रंथ था, आयुर्वेदिक ग्रंथों का क्या किया, फारसी में अनुवाद किया और जिसका नाम उसने रख दिया फरहंगी सिकंदरी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल रहता है 1517 से लेकर के 1526 तक रहेगा। ठीक है, तो ये हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था इब्राहिम लोदी और दूसरे का नाम था जलाल खां। ठीक है, सिकंदर लोदी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था इब्राहिम लोदी, दूसरे का नाम था क्या, जलाल खां। तो विद्रोह ना होने पाए, इसीलिए जनता के जो दिल्ली के अमीर वर्ग थे उन्होंने जो सिकंदर लोदी के क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। एक तो दिल्ली क्षेत्र था, दूसरा था क्या दोस्तों, जौनपुर, है ना। तो इसीलिए दिल्ली का सुल्तान बना दिया इब्राहिम लोदी को और जलाल खां को क्या किया, जौनपुर दे दिया और जौनपुर का सुल्तान बना दिया जलाल खां को। ठीक है, जिससे कि कोई भी विद्रोह जैसी घटना घटित ना हो। तो ये क्षेत्र बट गया। लेकिन होता यूँ है कि जो
इब्राहिम लोदी होता है ये महत्वाकांक्षी होता है, यानी ये क्या करता है अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करता है, इसीलिए क्या करता है ये आक्रमण कर देता है। कहाँ पर? जौनपुर पर। जौनपुर पर आक्रमण करने के पश्चात में अपने भाई जलाल खां को ये परास्त करता है, परास्त करके इसकी मृत्यु कर देता है, यानी इसको मार देता है। किसको मार देता है? अपने भाई को। कौन? इब्राहिम लोदी। इसके पश्चात में क्या करता है छोटे छोटे जो प्रांत होते हैं उनको जीतना प्रारंभ कर देता है और दूसरा आक्रमण करता है ये ग्वालियर पर, क्योंकि ग्वालियर जो होता है उस समय का बहुत ही धनाढ्य क्षेत्र होता है। ये क्या करता है ग्वालियर के जो राजा होते हैं विक्रमजीत सिंह को हराता है और हराने के पश्चात में अपनी अधीनता भी स्वीकार करवाता है और यहाँ से अत्यधिक धन भी प्राप्त करता है। कहाँ से? ग्वालियर से। तीसरा काम क्या करता है अब धीरे धीरे ये आक्रमण करता है किस पर? राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा पर ये आक्रमण करता है और एक भीषण युद्ध होता है। जो युद्ध होता है दोस्तों खटौली का युद्ध। कौन सा? खटौली। खटौली नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध होता है, जिस युद्ध में क्या होता है कि जो इब्राहिम लोदी है वो हार जाता है। राणा सांगा से इब्राहिम लोदी हार जाता है, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है, यानी उनसे क्षति पहुंचती है। जीत तो जाते हैं राणा सांगा उस युद्ध को और उसके बदले में राणा सांगा को इब्राहिम लोदी काफ़ी धन भी देता है, लेकिन राणा सांगा का क्या होता है कि उस युद्ध में हाथ कट जाता है, एक हाथ कट जाता है, जिससे वो बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक अपना हाथ ही समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है आगे चलकर इसकी महत्वाकांक्षी भावनाओं को देखते हुए इसके जो राज्य की जनता होती है वो बहुत ही त्रस्त हो जाती है। जो इसके क्षेत्र के जो सूबेदार होते हैं, जो मंत्री होते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इसी के चाचा आलम खां जो कि एक सूबेदार होते हैं, मंत्री होते हैं, और इसके अतिरिक्त दौलत खां, ठीक है, और राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा तो पहले से ही युद्ध में जीते तो थे लेकिन अपना हाथ गंवा बैठे थे। तो ये दौलत खां और चाचा जो आलम खां ये क्या करते हैं बाबर को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उस समय अगर पश्चिम क्षेत्र में देखा जाए तो बाबर का बहुत ही प्रभुत्व स्थापित था। बाबर एक एक करके सभी क्षेत्रों को जीतता चला आ रहा था। तो इसीलिए दौलत खां और आलम खां ये क्या करते हैं आमंत्रण देते हैं बाबर को कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, क्योंकि इनको लालच होता है जब ये बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा, आक्रमण करने के पश्चात में ये रुकेगा तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ की जो दिल्ली की सत्ता होगी वो हमको मिल जाएगी। इसीलिए दोनों लोग क्या करते हैं ये दौलत खां और ये जिनके चाचा होते हैं आलम खां ये बाबर को आमंत्रित करते हैं। लेकिन बाबर क्या होता है इतना बेवकूफ़ नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं छोटे छोटे सूबेदार होते हैं जिनके पास में अपनी स्थायी सेना भी नहीं होती है, इसीलिए बाबर इनका कहना नहीं मानता है। लेकिन क्या होता है राणा सांगा जब इसको पता चलता है राणा सांगा को, तो राणा सांगा क्या करता है ये आमंत्रित करता है किसको? बाबर को। बाबर को पत्र भेजता है और आमंत्रित करता है कि आप आइए दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, मैं अपनी सेना देने के लिए आपको तैयार हूँ। यानी ये सहायता करने का वादा करता है कौन? राणा सांगा। और इसी पर्पस से क्या होता है बाबर आता है आक्रमण करने किस पर? इब्राहिम लोदी पर। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में जो बाबर होते हैं बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। तो बाबर की जो सेना होती है वो अत्यधिक कम होती है, यानी छोटी सेना होती है, लेकिन जो उसकी युद्ध करने का जो तरीका होता है, जिस प्रकार से रणनीति होती है, और इस जो तोपची होते हैं मुस्तफ़ा और अली और मुस्तफ़ा, इसके सहारे ये जो विशाल सेना होती है किसकी? इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को ये हरा देता है बाबर। और धीरे धीरे क्या होता है दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और मुग़ल वंश की नींव डालता है कौन? बाबर। तो बाबर का इतिहास हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम क्या करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ये लोदी वंश से, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाबर की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि
जो लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश के दोस्तों संस्थापक हैं कौन है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? किसने गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो वो है सिकंदर लोधी। ठीक है। ये एक विद्वान था। आगरा नगर की स्थापना की है, तो आगरा नगर की भी स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने स्टार्ट किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो ये भी थे सिकंदर लोधी। इन्होंने क्या किया था? गज ए सिकंदरी चलाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे और इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें एक हाथ खो दिया था राणा सांगा ने। वो कौन से स्थान पर हुआ था? तो वो स्थान था दोस्तों खतौली स्थान था, और इसे खतौली का युद्ध भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार आए हैं। और इसके पश्चात में जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम लगभग 50+ क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके आते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, मेन जो हैं वो हम देख लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।